हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही यार आपकी क्लास 12 की तैयारी। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आज पूरा वन शॉट वीडियो देखने वाले। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर आज की वीडियो पे हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो पे कवर करेंगे। ठीक है, पिछले 5 वर्षों पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको देखेंगे। और यार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका इस चैप्टर से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझेंगे, जितने टॉपिक हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं सबको। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताएंगे अगर इनको पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका आने वाला भी कुछ नहीं। ठीक है, इतने सही आपका फंस जाएगा। ठीक है, तो आज पूरे चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन शॉट पे देखेंगे। ठीक है, तो भाई यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ठीक है, आपका ही फायदा है, आपको ही इन सारे क्वेश्चन को तैयार करने, और इतनी तो गारंटी कि इनसे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो बस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनको पूरा वन शॉट वीडियो पे देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन तो आना ही आना है, हर साल आता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनकी आपको विशेषताओं को लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से समझेंगे संक्रमण तत्व, या जिसे इंग्लिश पे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और इन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहा गया आपसे, कहा गया वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले 5d कक्षकों में अगर प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और इन तत्वों को हम कौन से तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और या अगर आप क्या करो, एक लाइन पे परिभाषा बताना चाहो संक्रमण तत्वों की, तो आप ऐसे कह सकते हो, वे तत्व जिनमें डी कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें डी कोश क्या हो, आंशिक रूप से भरे हो, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तो परिभाषा भी पूरा समझेंगे एग्जाम्पल सहित। ठीक है, आपको रटना कुछ नहीं, सब कुछ समझ के रहोगे। पहले बात आई कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। आपने आवर्त सारणी तो देखी है, आवर्त सारणी में क्या होता है, इधर आपका इस टाइप से एस ब्लॉक के तत्व होते हैं 2 खड़े कॉल्पों में। ठीक है, इस टाइप से एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर यहाँ पे इस टाइप से आवर्त सारणी बनी होती है। ठीक है, इस टाइप से आपका आवर्त सारणी बनी होती। ठीक है, देखो ये इस टाइप से आवर्त सारणी होती ना। इधर वाले तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, इधर वालों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, और ये जो बीच वाले इतने तत्व होते हैं इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। और आपको पता है आवर्त सारणी में जो नीचे 2 पंक्तियाँ होती इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व। इन्हें क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व। ये होता पूरा आवर्त सारणी, एकदम आपको समझाने के लिए बना दिया। देखो आपका आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें क्या होता है, इधर के 2 खड़े कॉलम होते हैं जिन्हें एस ब्लॉक के तत्व, इधर वालों को पी ब्लॉक के तत्व, बीच में जो इतने होते हैं इन्हें डी ब्लॉक तत्व, और नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको एकदम सिंपल सी बात पता होगी। देखो अगर आपको यहाँ पे आवर्त सारणी भी दिखा देंगे तो आप देख सकते हो कैसे आपके डी ब्लॉक के तत्व कौन है। ठीक है, तो अब आपसे कहा गया वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आप कह रहा है डी कक्षकों में प्रवेश करता है। ठीक है, बाह्य कोश से पहले वाले कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप कैसे समझोगे इसे, एग्जाम्पल से समझोगे ना। तो देखो एग्जाम्पल आपको हम बताएं, मान लो आपका यहाँ पर हम कोई एग्जांपल ले लें डी ब्लॉक के तत्व का। जैसे पहला डी ब्लॉक का तत्व है स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 21। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 है तो 4s2 और 3d1।
ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखो एक चीज़ जान लो, केमिस्ट्री पे आपको एग्जाम्पल ही देना होगा। अगर केवल थ्योरी लिख के चले आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल देना होगा तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, केवल इतनी थ्योरी लिख दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल जब परिभाषा लिख लेना तो एग्जाम्पल डाल के लिख दिया करो। ठीक है, सिंपल यहाँ से एग्जाम्पल डाल के इस टाइप से लिखना है। स्कैंडियम का 21 परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 1 21। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो आता ही होगा। ठीक है, नहीं आता तो वीडियो आपका है चैनल पे, जाके देख सकते हो, एकदम ट्रिक से हमने बताया हुआ कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपसे एक बात कही गई कि 5 डी कक्षकों में से किसी एक डी कक्षक में प्रवेश करेगा तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे और संक्रमण तत्व भी उन्हें कहेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 3D पे आपका क्या भरा हुआ है, 3D पे क्या भरा हुआ है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हो वो अगर डी उपकोष से भरता है तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे हमने 3D1 बाद में लिखा था तो पहले लिख दो 3D1 और 4s2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो पहले आएगी पहली कक्षा, फिर आएगी दूसरी कक्षा, फिर आएगी तीसरी कक्षा, फिर आएगी चौथी कक्षा। देखो पहला 1 है ना, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी जिनमें 3 लगाए, और ये यहाँ तक तीसरी और ये वाली चौथी। इसी टाइप से होगा, पहले पहली कक्षा आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये जो 4s2 है ये सबसे बाहरी कक्षा होगी। तो अब आपसे पढ़ो परिभाषा, यही समझ में आएगी पूरी परिभाषा। आपसे कहा गया वे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले, बाह्य कोश ये 4 वाला है तो 4 से पहले वाले कोश में, ठीक है, कहा गया बाह्य कोश से पहले वाला, बाह्य कोश ये वाला 4 वाला और इससे पहले वाला ये, तो बाह्य कोश से पहले वाले, देखो कहा गया वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है तो वे तत्व ही आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल दे देना, यहाँ पे 3D पे आपका एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो ये किस प्रकार के तत्व कहलाएंगे, आपके संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अगली परिभाषा थी कि वे तत्व जिनमें डी कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंशिक रूप समझते हो, आंशिक का मतलब पूरे ना भरे। देखो डी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है, डी पे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी जो कोश होता है उस पे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका आंशिक रूप से, पूरा नहीं भरा। पूरा तब भरेगा जब डी पे आपका, देखो डी पे 5 कक्षक होते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 1 5 कक्षक होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर हम भरे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो आप क्या कहोगे कि ये डी कोश क्या है, पूर्ण रूप से भरा है। जब पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो क्या कहोगे, पूर्ण रूप से भरा है। और आंशिक कब कहोगे, जब पूर्ण रूप से ना भरा हो। तो आंशिक का मतलब देखो कहा गया ना आंशिक रूप से भरे होते हैं, तो आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं वो आंशिक रूप से उसमें भरा होगा। आपके 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे, ये चीज़ भी समझ लो। जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे पूरे वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। तो 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक अगर भरते हैं तो वही तत्व आपके संक्रमण तत्व कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें डी पे क्या हो 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे हो वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे। क्योंकि संक्रमण तत्व की परिभाषा यही कहती है कि वे तत्व जिनमें डी कोश आंशिक रूप से भरे हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो सिंपल ये एक प्रकार का संक्रमण तत्व है स्कैंडियम, जिसपे 3D1 है। ठीक है, अगर 3D10 आता है तो वो संक्रमण तत्व नहीं होगा, केवल 3D1 से लेकर 3D9 तक वाले ही तत्व संक्रमण तत्व होंगे। तो आपको इतना समझा दिया, केवल आपको लिखना क्या है बोर्ड एग्जाम पे वो बता दे। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये परिभाषा लिख देना कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, वे तत्व जिनमें डी कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल दे देना, जैसे स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D1 4s2। ठीक है, तो इस पे डी कोश जो है बाह्य कोश से पहले वाला कोश जो डी कोश है इसमें क्या भरा है, आपका इलेक्ट्रॉन भरा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है आपका डी ब्लॉक का तत्व। और संक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आंशिक रूप से भरा। आंशिक का मतलब पूर्ण रूप से ना भरा हो। डी पे 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो, तो अगर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा। तो ये एक प्रकार का संक्रमण तत्व है। तो सिंपल आपको बस इतना ही करना है। ठीक है,
बस इतना ही आपको लिख देना है। और देखो यही चीज़ क्वेश्चन कह रहा था कि संक्रमण तत्व क्या है, तो आपको पहले इतनी परिभाषा देनी है। फिर बात आती है कि संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बताओ, तो विशेषताओं की ओर अब चलते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा को नोट कर लो। देखो यार, अगर परिभाषा रटाना हो तो 2 मिनट में तो आप खुद से रट लोगे, लेकिन रटाना नहीं, पूरा समझाना है। इसलिए आपका टाइम भले लगे लेकिन पूरा समझ के जाना है, ठीक है। रटना नहीं है, क्योंकि रट लोगे तो रटा भूल जाएगा, लेकिन समझ लोगे तो पूरा आप अपने से बना के लिखोगे। क्योंकि एग्जामिनर बुक की अगर बुक से देख के पूरा लिख दोगे तो नंबर वैसे भी नहीं मिलने। आप जो अपनी भाषा में बना के लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। आप देखते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। आप देखते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं से आपके 2-2 नंबर वाले सॉल्व क्वेश्चन भी फंसते हैं। कौन से क्वेश्चन आपके फंसते हैं सॉल्व पे 2 नंबर वाले, वो भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। 2 नंबर वाले तो संक्रमण तत्व से बहुत ज़्यादा ही फंसते हैं, ठीक है। तो उनको भी अभी आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन आपको और तैयार करने, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे विशेषताएं लिखा और यहाँ पे लिखा संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित का मतलब अभी नीचे हम बताएंगे, ठीक है। इसी टाइप से आपको कॉपी में लिखना है बोर्ड की, ठीक है। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित है। और फिर पहला नंबर पड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। पहली विशेषता इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताना है कि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, ठीक है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। तो हमने लिखा संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अभी आपको समझाया भी था कि संक्रमण तत्व में बाह्यतम कोष से पिछले वाले कोष के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। और इसके बाह्यतम 2 कोषों का विन्यास ये होता है n-1 D1 to 10 और ns1 और 2 या ns0 होता है, ठीक है। इसका मतलब अभी शायद आपको ना समझ में आ रहा, अभी समझा देंगे। n-1 की बात हटाओ। अभी D में 1 to 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर बात आई ns1 और 2। ns जो होगा, s ऑर्बिटल जो होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। फिर या ns0 या क्या होगा, s पे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसका बाह्यतम कोष का विन्यास है। तो एग्जाम्पल वही वाला यहाँ पे दे सकते हो। एग्जाम्पल कौन सा था आपका, वही स्कैंडियम वाला जो दिया था वही दे दो। यहाँ पे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या था, 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ठीक है। यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 21 2 2 4 6 10 12 6 18 20 1 21, ठीक है। आप चाहे ऐसे लिख दो या जैसे अभी लिखा था ना, 3d1 पहले और 4s2 बाद में, ठीक है। क्योंकि ये पहला कोष हो जाएगा, फिर ये दूसरा कोष, ये तीसरा यहाँ तक, और ये चौथा, ठीक है। तो चौथा कोष सबसे बाहरी, तो बाहरी वाले कोष के पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरता है, तो वो आपके संक्रमण तत्व होते हैं। और फिर कहा गया इसके बाह्यतम 2 कोषों का विन्यास ये होता है। इसका मतलब समझते हो, देखो एस पे क्या लगा है, याद ध्यान से देखना, एस पे लगा n। अगर हम n बराबर इसे n माने, देखो ध्यान से समझो, पूरा समझ जाओगे ये क्या चीज़ है। यहाँ पे ns1 और 2 लिखा है। 1 या तो s पे 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या तो 2। इसका मतलब ये, और का मतलब अथवा 1 भर सकते हो या 2, ठीक है। और n का क्या मतलब, अगर हम यहाँ से ns जैसे है तो यहाँ पे ns2 करें, तो यहाँ पे n की जगह क्या है 4, n की जगह क्या है 4। और यहाँ पे d पे क्या है, देखो डी पे क्या है n-1, तो यहाँ पे क्या है, अगर 4-1 कर दें तो 3 ही तो आएगा। तो वही चीज़ तो है, देखो n की जगह क्या है 4, n की जगह क्या है 4, तो यहाँ से अगर हम n-1 डी पे आ रहा है तो यहाँ पे 4-1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि इसके बाह्य कोष का विन्यास ये और ये होता है, ठीक है। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना यार, ये तो समझाने के लिए टाइम दे रहे हैं, आपको ही समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्या रटा देंगे तुरंत, ठीक है। समझोगे तो पूरा अच्छे से समझोगे। पहले इतना लिख देना कि संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसके बाह्यतम 2 कोषों का विन्यास ये होता है, ठीक है। n-1 D1 to 10 ns1 और 2 या ns0 होता है। और केवल एक उदाहरण दे देना, एक देना हो एक दे दो, 2 देना हो 2 दे दो, ठीक है। इसके बाद वाला 22 का दे सकते हो, ठीक है। आपका 22 वाला कौन सा, वैनेडियम, ठीक है। वैनेडियम का चाहे तो दे दो, तो 1 दे दो तब भी ठीक, 2 दे दो तब भी ठीक। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3d2 और 4s2, ये हो जाएगा वैनेडियम का, ठीक है। वैनेडियम का जब 22 हो जाएगा तो एक इस पे और इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इस पे 1 था, इस पे 2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, ठीक है। तो सॉरी इसका 23 होता है वैनेडियम का, सॉरी वैनेडियम का 23 होता है। आपका जो टिटेनियम होता है इसका 22 होता है, ठीक है।
इसका 22 होता है, वैनेडियम का 23 होता है, तो यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन भर लेने, ठीक है। अगर इसका टाइटेनियम का निकालोगे तो जो आपका 3d2 आया था वही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, आपका वैनेडियम का 23 होता है, इस देखो स्कैंडियम होता है पहले, फिर आपका टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, ठीक है, इस टाइप से होता है, और फिर क्रोमियम आता है। तो इसका 23 होगा, इसका 21 और ये वाला 22 है, ठीक है। तो आप किस चाहे जितने का निकाल के दिखा दो, ठीक है। आप एक का दिखा दो तब भी ठीक। तो ये पहली विशेषता हो गई। आप चलते अगली विशेषता, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। इसी से क्वेश्चन फंसता है आपका, जैसे सॉल्व क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। पहले इसका अर्थ समझो, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती का क्या मतलब है, परिवर्तित होने वाली, अर्थात बदलने वाली। तो ये संक्रमण तत्व जो होते हैं बदलने वाली ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बदलने वाली का मतलब कहीं पे 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते, कहीं पे 3 दिखाते, इस टाइप से, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती रहती है, मतलब बदलने वाली रहती है, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है 2 नंबर वाला कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी विशेषता भी है। और अगर क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछा जाए तो यही चीज़ लिख देना कि संक्रमण तत्वों में NS ऑर्बिटल, देखो इसमें NS ऑर्बिटल और N-1D होता है। तो संक्रमण तत्वों में NS ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। किस चीज़ में भाग लेते हैं, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यही उस क्वेश्चन का भी आंसर है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो NS ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल होते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिस कारण से संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर इससे फंसे तो आप कर सको, ठीक है। तो 2 विशेषता ये हो गई। आप देखते और जो 2-3 विशेषता है उनको भी देख लें। आप देखो आपकी जो और विशेषता है उनको देखते हैं। तो देखो आपकी तीसरी नंबर विशेषता उत्प्रेरकी गुण। जो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक होते हैं वो उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होता है। उत्प्रेरक जानते हो, उत्प्रेरक से क्या होता है, कोई भी अगर अभिक्रिया है तो उसकी गति तीव्र हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे आपको, जैसे आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इतना तो आपको पता है, यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनता है, ठीक है। तो इस पर होता क्या, अभी ये रिएक्शन एकदम सिंपल धीरे धीरे चलती है, लेकिन आप अगर इस पे क्या करो, उत्प्रेरक की उपस्थिति दे दो। आयरन होता है Fe, आयरन जो है Fe की उपस्थिति दे दो तो Fe एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये अभिक्रिया तीव्र गति से चलने लगती है। मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। और Fe क्या है, Fe संक्रमण तत्व ही तो है जिसका परमाणु क्रमांक 26 है, ठीक है। Fe एक प्रकार का संक्रमण तत्व है, तो इसलिए कहा गया कि संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरक का कार्य यही होता है कि अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देना, ठीक है। तो ये सिंपल आप लिख दोगे तीसरा लक्षण, ठीक है, कि संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होता है। अगला है रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो देखो संक्रमण तत्वों में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये जो संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों में आपने देखा था आंशिक रूप से भरे होते हैं। हमने बताया था संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जिनमें d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिसमें d में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो वे आपके क्या करते हैं, रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो ये आपको इसका पे लिखना है, ठीक है, कि रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है संक्रमण तत्वों पे, ठीक है। अगला गुण है चुंबकीय गुण, ठीक है। चुंबकीय गुण भी होता है संक्रमण तत्वों में, और कौन कौन सा होता है उसको भी समझाएंगे। तो देखो संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों या उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते वे अनुचुंबकीय तथा जिनमें नहीं होते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वे प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आपसे कहा संक्रमण तत्व और उनके यौगिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों या उनके आयनों में, संक्रमण तत्वों या संक्रमण तत्वों के आयनों में अगर आपका क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो आपके वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो वे प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। अब बात आती अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है अकेला इलेक्ट्रॉन। अगर इस टाइप से जो आपका कक्षक होता है उसमें अकेला इलेक्ट्रॉन है तो वे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कहलाता है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, जोड़े में इस टाइप से हो।
अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो वे इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन कक्षक जो है आपका उसमें अकेला है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो अगर आपको कहीं पे अकेला इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो क्या होगा आपका, वो आप देखो जैसे एग्जाम्पल है तभी समझ में आएगा। जैसे आपका स्कैंडियम वाला इतनी देर से ले रहे वही ले लो, फिर स्कैंडियम 21, ठीक है, 21 परमाणु क्रमांक, या आप इस बार क्या ले लो, इसका ले लो आयरन का 26 परमाणु क्रमांक Fe 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या आ जाएगा 3d6। ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 4 6 10 12 6 18 20 से 26 परमाणु क्रमांक। अब लास्ट वाले पे क्या आता है 3d6 आता है, लास्ट वाले पे क्या आता है 3d6 आता है। तो ठीक है, तो इस 3d6 का अगर विन्यास करें तो यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं 3d6 का विन्यास। डी पे कितने ऑर्बिटल 5 2 3 4 5, ठीक है। भरने कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, ठीक है, पाँचवा इलेक्ट्रॉन ये भर गया और छठवा ये भर दिया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, 6 इलेक्ट्रॉन भरने 3d6 पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवा ये आ गया। अब आपसे कहा गया अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय गुण, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय गुण। आप बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे बताओगे। आपसे हमने कहा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ इनमें से कितने अकेले इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला अकेला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा अकेला ये, तीसरा अकेला ये, चौथा अकेला ये। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अतः यह कौन सा गुण दर्शाएगा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। देख लो संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन तत्वों या उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। इसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और जिनमें नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय। अगर इसमें सारे इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होते, सभी इलेक्ट्रॉन मतलब पूर्ण रूप से भरे होते इस टाइप से, तो वो कौन सा गुण दर्शाते, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हो या जिन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन रहा हो सबका, वो आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका ना बन रहा हो अयुग्मित होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विशेषताएं समझ में आई। आपसे कहा गया था कि उनके आयनों, देखो कहा गया जिन तत्वों या उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय तथा जिनमें नहीं होते वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। और किन तत्वों की बात हो रही, संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्वों की बात हो रही। तो ये थी संक्रमण तत्वों की विशेषताएं और संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखो इतना टाइम इसलिए लिया आपका कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर इनसे भी क्वेश्चन फंसते, अब आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आप बता सकते हो क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ बता सकते हो। तो इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर इनसे भी कोई छोटा क्वेश्चन फंस जाए, इनसे भी कोई छोटा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बता सको। अब आपसे कह दिया जाए संक्रमण तत्व रंगीन आयन और रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो क्या कहोगे, क्योंकि उसमें आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन डी भरे होते हैं, इस कारण से वो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाओ। अगर समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बना दो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तो वही था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं। तो आपको तो ये पता ही चल गया क्यों प्रदर्शन करते हैं, तो वो चीज़ आंसर आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। जो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं। जटिल यौगिक जानते हो, जटिल यौगिक का मतलब होता है उपसहसंयोजन यौगिक। इसके आगे वाला चैप्टर हमारा जो चैप्टर 5 है उपसहसंयोजन यौगिक, ठीक है, वो उन्हीं को कहते हैं जटिल यौगिक, ठीक है। एग्जांपल ले लो यहीं पे, अगला चैप्टर जब आएगा तो उस पे देखेंगे, ठीक है। K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, जहाँ Fe क्या है, Fe क्या एक प्रकार का संक्रमण तत्व है या केंद्रीय धातु आयन है, और Cn क्या है, इसे कहते हैं लिगेंड, इसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप सिंपल से याद रखो, अगले चैप्टर में पूरा समझाएंगे, ठीक है। Fe जो है, Fe तो पता है 26 परमाणु क्रमांक संक्रमण तत्व है, और Cn क्या लिगेंड है। तो आपसे कह रहा है ये जैसे Fe है ये क्यों आपका जटिल यौगिक बनाता है, ठीक है। आपका जैसे Fe है और भी कोई संक्रमण तत्व है तो वो क्यों जटिल यौगिक बनाता है, इसका कारण पूछा गया है। तो देखो आपसे कहा गया संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन कौन से कारण है। पहला कारण है कि संक्रमण तत्वों के धातु आयनों का छोटा आकार होता है, जिस कारण से वे जटिल यौगिक बनाते हैं। दूसरा कारण है कि धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है, जो धातु आयन होते हैं उनका उच्च नाभिकीय आवेश होता है। तीसरा कारण लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा वाले डी कक्षकों का होना। ये 3 कारण है, ठीक है।
आपके जो लिगेंड है, जैसे यहाँ पे Cn है, इसके पास क्या होता है, एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। एकाकी युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा उपस्थित होता है। एकाकी युग्म का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का युग्म या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपस्थित होता है, ठीक है, इस लिगेंड के पास। जैसे Cn है तो Cn के ऊपर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो वो अगले चैप्टर पे समझेंगे। केवल इस क्वेश्चन को समझ लो क्या कह रहा है। पहला कारण कि धातु आयनों का छोटा आकार होता है, दूसरा कारण धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है, तीसरा कारण कि लिगेंड जो है इसके द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा वाले डी कक्षकों का होना, या डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो खाली होते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व तो आंशिक रूप से भरे होते हैं, उसमें कोई कक्षक तो खाली होगा और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आपके आके भर जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कारण है इसके कि जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन जितने बताएंगे ये सब प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें 4 श्रेणियां होती हैं, इतना आप थोड़ा सा समझ लो। जो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें 4 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। पहली इस टाइप से, देखो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इस टाइप से। इसमें देखो आपने जब आवर्त सारणी देखी होगी तो उसमें जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें पहली श्रेणी ये होती है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। पहली नंबर श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरी श्रेणी को द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तीसरी को तृतीय संक्रमण श्रेणी और चौथी को चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। भाई इतना सिंपल सा जान लो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। आपकी संक्रमण तत्वों में 4 श्रेणी होती, 4 इस टाइप से श्रेणियाँ होती, पहली को प्रथम, दूसरी को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो इस टाइप से 4 संक्रमण श्रेणियाँ होती हैं। तो कहा गया कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार होती है, ठीक है। तो चारों श्रेणियों में किस टाइप से होती परमाणु त्रिज्या, तो ये बताना है आपको। तो देखो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटेंगी, ये चीज़ कहा गया। फिर कहा गया प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। कहा गया प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। और फिर कहा गया समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है, मतलब जो द्वितीय और तृतीय के होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है। तो सिंपल आपको केवल इतना ही लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना था कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती है, अर्थात जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटेंगी, ठीक है। फिर कहा गया प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है और समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान रहती है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, कि परमाणु त्रिज्या किस टाइप से किस श्रेणी में होती है, इतना आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व है धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो देखो सिंपल यहाँ पे हमने क्या लिखा कि संक्रमण तत्व जो है धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है। निम्न का मतलब कम होती, जो उनकी संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जाएं होती वो कम होती हैं या निम्न होती हैं, तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक उपस्थित रहते हैं। आपको तो पता है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो कक्षक तो वैसे भी रिक्त रहेंगे, तो अनेक रिक्त कक्षक उपस्थित रहते हैं। यही कारक या यही कारण है कि ये धात्विक आबंधों का निर्माण करते हैं और धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला बात तो ये कही गई कि क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती। पहली बात तो है कि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती, दूसरी बात ये कि उसमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। इन्हीं 2 कारणों से आपका क्या होता है, ये धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं और धात्विक आबंधों का निर्माण करते हैं। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इनको भी नोट कर लो। आप चलते हैं आपका लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी की ओर, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक का तो कंप्लीट हुआ, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, तो डी ब्लॉक कंप्लीट। आप चलते एफ ब्लॉक की ओर, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक नाम है ना, तो एफ ब्लॉक की ओर आप चलते हैं। तो इनको नोट कर लो। आप देखो जो अगला नंबर क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है और लैंथेनाइड आकुंचन के क्या कारण है और इसके परिणाम बताओ। ये क्वेश्चन 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लिखिए तथा इसके परिणाम भी लिखिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो समझते हैं लैंथेनाइड आकुंचन को। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, हमने डी एवं ए ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक तो संक्रमण तत्व हो गए थे। अब बात आ रही थी एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमने तो आपको आवर्त सारणी में बताया था कि जो आवर्त सारणी होती पहले उसमें क्या होता है, इस टाइप से एस ब्लॉक के तत्व होते 2 पे, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व और इस टाइप से यहाँ पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, ये एस ब्लॉक के तत्व, इधर वाले पी और ये वाले डी, और नीचे इस टाइप से 2 पंक्तियाँ होती है जो कि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अभी आपको बताया था, ठीक है, एफ ब्लॉक के। और ये जो 2 पंक्तियाँ होती हैं इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिसमें से ऊपर वाली पंक्ति को लैंथेनाइड श्रेणी और नीचे वाली पंक्ति, नीचे वाली श्रेणी को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों में 2 श्रेणी होती है। देखो आपको यहाँ पे आवर्त सारणी भी शो कर देंगे, नीचे देख लेना, आपको जो आपकी 2 क्षैतिज पंक्तियाँ दिख रही होंगी, पहली लैंथेनाइड श्रेणी होगी, दूसरी एक्टेनाइड श्रेणी। ठीक है, तो उसी लैंथेनाइड श्रेणी पे होता है लैंथेनाइड आकुंचन। अगर पूछा जाए लैंथेनाइड श्रेणी क्या है, तो लैंथेनाइड श्रेणी वे होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है, एफ ब्लॉक में। जैसे आपका डी ब्लॉक पे भरता है, वैसे ही एफ ब्लॉक पे किस कोष पे भरता है, एफ कोष पे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। यही वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण तथा परिणाम को लिखिए। तो देखो समझते हैं लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। सबसे पहले लैंथेनाइड श्रेणी समझे, ये एफ ब्लॉक के तत्वों में जो ऊपर वाली श्रेणी होती है उससे कौन सी श्रेणी कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और नीचे वाली श्रेणी को एक्टेनाइड अभी इसके बाद वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आणविक त्रिज्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती हैं। परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली यह स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। देखो ये जो आपकी लैंथेनाइड श्रेणी होती है हमने यहाँ पे बना रखी, देखो ये सीरियम, इसका नाम होता है सीरियम, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्व। ठीक है, आपका ये जो सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्व जो होते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपसे देखो ये आपकी लैंथेनाइड श्रेणी, आपको एग्जाम में इसे बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये होती लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले लिखा कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में कमी आती है, और ये कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक 58 से आप 71 की ओर बढ़ोगे तो उसकी परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आएगी, और यह कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। देखो कहा गया ना लैंथेनाइड श्रेणी, ये क्या हमारी लैंथेनाइड श्रेणी है। ठीक है, और इसे एक श्रेणी का और नाम दे सकते हो 4F श्रेणी। ठीक है, इसे कहते हैं 4F श्रेणी। ठीक है, इसका नाम एक और होता है 4F श्रेणी। 4F श्रेणी क्यों नाम होता है, क्योंकि इसमें जितने भी तत्व हैं इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, 4F कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 4F श्रेणी कहते हैं। और जो एक्टेनाइड श्रेणी होती है उसे 5F श्रेणी कहते हैं। इसके बाद अभी लैंथेनाइड वाला पढ़ेंगे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उस पर एक्टेनाइड के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखो ये होती लैंथेनाइड श्रेणी। अब आपसे कहा गया लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा 58, 59, 60, 61 इस टाइप से 71 तक जैसे जैसे बढ़ेगा आपका परमाणु तथा आणविक त्रिज्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती जाएंगी। एक तत्व से दूसरे तत्व तक परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आएगी, अर्थात वो घटती जाएंगी, और परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली यह कमी या स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देख लो, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या 183 पिकोमीटर, ये है पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर। ठीक है, 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है, तथा यह कमी 10 पिकोमीटर। देखो 183 और 73 के बीच में कितना फर्क, 10 का है ना, तो 10 पिकोमीटर, और यह कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। उदाहरण इस टाइप से आपको दे रहे हैं कि आपका जैसे जैसे आप सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाओगे तो सीरियम से आपका 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक आपकी जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाएगी। ठीक है, 183 यहाँ पे रहती है तो यहाँ से घटते घटते 173 तक पहुँच जाएगी, और यह कमी 10 पिकोमीटर है, और यह कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। क्योंकि लैंथेनाइड आकुंचन वही होता है जिसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनों की त्रिज्याओं में कमी आए तो वो लैंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। तो एकदम आसान सा चीज़ है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है, तो लैंथेनाइड आकुंचन तो समझ गए। आप कह रहा है लैंथेनाइड आकुंचन के कारण बताओ, किस कारण से होता है, और इसके परिणाम बताओ। ठीक है, कारण और परिणाम बताओ, तब 5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लो। आप चलते हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण और परिणाम की ओर। आप देखो जो बात आती है कि लैंथेनाइड आकुंचन के कारण पे क्या लिखे, क्यों होता है लैंथेनाइड आकुंचन, तो उसका कारण ये आपको लिखना है। क्या कारण है कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ
जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे ही परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आती है, तब लैंथेनाइड आकुंचन होता है। तो वही कहा गया लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरता है। आपको पता है, अभी बताया लैंथेनाइड को हम 4f श्रेणी के नाम से जानते हैं, और 4f श्रेणी का मतलब 4f उपकोष में उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4f पे भरता है, अभी आपको बताया था। तो वही चीज़ है कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरता है, ठीक है। मतलब जो आपका 4f श्रेणी कहते हो तो 4f इलेक्ट्रॉन पर ही 4f पर ही तो इलेक्ट्रॉन आपका प्रवेश करेगा। तो वही चीज़ बताई गई कि लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4f उपकोष में भरते हैं, और एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो परिरक्षण होता है वो दुर्बलता से होता है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे त्रिज्याएं घट जाती है और लैंथेनाइड आकुंचन होता है। तो ये है इसका कारण। क्या कहा गया? सबसे पहले तो ये कहा गया कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे लैंथेनाइड तत्वों में बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4f उपकोष में भरते हैं। इतनी बात आपको सिंपल तो पता है। फिर कहा गया एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण जो होता है दुर्बल होता है, ठीक है। उसका जो रक्षण होता है, रक्षा करना जो होता है वो दुर्बलता से होता है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अर्थात जो नाभिक का आवेश होता है वो बढ़ जाता है, जिससे परमाणु की त्रिज्याएं जो होती घट जाती है। जब नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्याएं घट जाएंगी, और जिससे क्या होगा? लैंथेनाइड आकुंचन होगा, ठीक है। यही चीज़ तो है कि जब परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी अर्थात परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, तभी आपका लैंथेनाइड आकुंचन होगा, ठीक है। तो सिंपल लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ 4f उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, अर्थात नाभिक का आवेश बढ़ जाता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या कम होती है या परमाणु का आकार कम होता है। परमाणु का आकार कम होता है या परमाणु की त्रिज्या कम होती है, एक ही बात है, ठीक है। जिससे त्रिज्याएं घटती है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घट जाती हैं, और यही लैंथेनाइड आकुंचन होता है। आकुंचन का मतलब है कमी, ठीक है। परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी ही लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। तो ये इसके कारण पे लिखना है। अब बात आती है परिणाम पे क्या लिखना है, तो इसको नोट करो, भी परिणाम बताएं। आप देखते हैं लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम क्या है। कारण हमने देख लिया, अब परिणाम देखते हैं। तो देखो परिणाम ये दो हैं। पहला नंबर है लैंथेनाइडों में समानता, ठीक है। इसमें क्या होता है? लैंथेनाइडों की त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन या अत्यंत कमी के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कत करना अत्यंत कठिन हो जाता है। देखो परिणाम का ये मतलब है कि जो लैंथेनाइड आकुंचन हुआ अर्थात परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में जो कमी आई, इससे जो लैंथेनाइड आकुंचन हुआ इससे क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो वो प्रभाव क्या पड़ता है कि लैंथेनाइडों की त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान हो जाते हैं, ठीक है। जो इनके रासायनिक गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं, अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कत का मतलब होता है अलग करना, अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में अलग करना अत्यंत कठिन होता है। तो ये इसका पहला परिणाम है। दूसरा क्षारकता अंतर। इसमें क्या लिखना है? लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लैंथेनाइड आयन तथा OH- आयनों के मध्य इनके साथ संयोजक गुण La3+ का मतलब लैंथेनम 3+ से ल्यूटीशियम 3+, Lu का मतलब ल्यूटीशियम, इसका मतलब लैंथेनम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रॉक्साइडों की क्षार की सामर्थ्य घटती है। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आपका क्या होता है? लैंथेनाइड आकुंचन होता है, मतलब उसमें परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में कमी आती है। वैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रॉक्साइडों की क्षार की सामर्थ्य घटती है। यही है क्षारकता अंतर। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा क्षारकतीय सामर्थ्य घटेगी किसकी? OH- की, क्योंकि OH जो होता है क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? इसके क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो ये इसके दूसरा है आपका परिणाम, ठीक है, कि लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लैंथेनाइड आयन तथा OH- आयनों के मध्य इनके सहसंयोजक गुण लैंथेनम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रॉक्साइडों की क्षार की सामर्थ्य घटती है, अर्थात उनकी क्षारीय प्रकृति घटती है। ये भी क्षार की सामर्थ्य लिख दो या क्षारीय प्रकृति घटती है। तो ये इनके परिणाम है, परिणाम भी नोट कर लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर जो एक्टिनाइड से पूछा जाता है उसको देखते हैं, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। आप देखो जो अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है, ठीक है। तो
तो देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्टिनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। देखो लैंथेनाइड का तो जो क्वेश्चन बनता था वो था कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके कारण और परिणाम बताओ। वो 5 नंबर का क्वेश्चन लैंथेनाइड से बनता है, लेकिन एक्टिनाइड से जो है आपका 2 या 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है कि एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका आवर्त सारणी में स्थान बताना है। तो देखो इतना तो हमने आपको बता ही दिया था कि आवर्त सारणी में 2 क्षैतिज पंक्तियां नीचे होती है, जिसमें से एक लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी होती है। लैंथेनाइड श्रेणी को 4f श्रेणी कहते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी को 5f श्रेणी कहते हैं। इतना तो सिंपल समझा दिया था। आप देखो इसे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है। हमने लिखा है यहाँ पे एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। आपने क्या बताया, हमने क्या बताया कि आप का आवर्त सारणी में जो एक्टिनाइड श्रेणी है उसे नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है और उसे आवर्त 7 कहते हैं। आवर्त 7 में नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है और एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ जान लो, आपका जो लैंथेनाइड था अगर वहाँ पे ना बताओ तो लिख लेना कि लैंथेनाइड को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं लैंथेनाइड को? प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। तो ये चीज़ लिख लेना नोट पे। आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपसे मान लो पूछ लिया गया कि द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी क्या है, तो आपसे एक्टिनाइड का नाम ही नहीं लिया गया तो आप जान तो जाओगे कि क्या है ये एक्टिनाइड श्रेणी। और प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी क्या है? लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, तो एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं और इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। 5f श्रेणी नाम है तो किस कक्षक में प्रवेश करेगा? 5f पे। तो इसमें 5f कक्षक में प्रवेश पाता है। लैंथेनाइड में 4f पे था लेकिन एक्टिनाइड में 5f पे। और इस श्रेणी में थोरियम Z बराबर 90 से लेकर लॉरेंशियम Lr Z बराबर 103। Z क्या है यहाँ पे? Z है परमाणु क्रमांक। Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस श्रेणी में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित है और ये आवर्त सारणी में एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम Z बराबर 89, मतलब एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 है उसका अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके गुणों में उससे समानता प्रकट करते हैं और इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के 14 तत्वों को हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। देखो एक चीज़ याद रखना है, ये जैसे हम लैंथेनाइड पे बना दिया था, श्रेणी नहीं बनानी, आपको केवल लिखना है। ठीक है, केवल यहाँ पे लिख के दिखा देना, आप को ये नहीं बनाना। ठीक है, जो श्रेणी आपको समझाने के लिए केवल बनाई है, इसको बनाना नहीं, केवल आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो इतना लिख देना एकदम आसानी से कि एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। कि ठीक है कि एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। एक्टिनाइड को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं और इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश पाता है और इस श्रेणी में थोरियम Z बराबर 90 अर्थात परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ये आवर्त सारणी में एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 है का अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके गुणों से समानता प्रकट करते हैं और इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, आप देखो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। आप केवल बचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आप देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख ले जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब उसमें विद्यमान होते हैं। पहला ऑप्शन युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है, हमने आपसे बताया था रंगीन आयन का निर्माण कब होता है? जब उसमें क्या हो, आंशिक रूप से कहा था जब d ऑर्बिटल भरे होते हैं तब रंगीन आयन का निर्माण होता है। और एक चीज़ ये भी जान लो, रंगीन आयन का निर्माण आंशिक रूप से कब इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? जब उसमें क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है अकेला इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, इस टाइप से अकेला भरा हो तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो चुंबकीय गुण कौन सा होता है? अनुचुंबकीय होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपसे कहा गया रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब उसमें विद्यमान होते हैं, क्या विद्यमान होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन विद्यमान होगा तब रंगीन आयन बनेंगे और गुण कौन सा होगा? अनुचुंबकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से लैंथेनाइड तत्व है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो आपको हमने बताया लैंथेनाइड तत्व कहाँ से कहाँ तक के तत्व होते हैं? सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के तत्व। ठीक है, 14 तत्व। तो आपका
इसमें ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको सीरियम। सीरियम क्या है? लैंथेनाइट तत्व ही तो है, सीरियम से शुरुआत ही होती है, तो सीरियम लैंथेनाइट तत्व है, तो ये आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में अनुचुंबकीय आयन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखो आपको थोड़ा सा समझा दें जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहा गया निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय का मतलब क्या है? अनुचुंबकीय गुण कब होगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तब अनुचुंबकीय होगा। तो आपको Zn2 प्लस Ni2 प्लस Cu प्लस Ag प्लस चारों पे क्या चेक करना होगा? क्या चेक करना होगा आपको? चारों पे चेक करना होगा किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब उस पर चेक करोगे किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब जाके आप बता पाओगे कि अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। तो हमें तो पता है कि Ni2 प्लस वाला है, तो हम इसी का एग्जाम्पल आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसका आपको करके दिखा देंगे, आप चारों पे निकाल के देख लेना, जो आएगा वही सही होगा। है तो ऑप्शन यही वाला सही, Ni2 प्लस वाला, लेकिन जब पेपर में मिलेगा तो आपको चारों का चेक करना होगा। ठीक है, तो हम Ni2 प्लस का आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, Ni2 प्लस का Ni2 प्लस का करने के लिए सबसे पहले आपको इस Ni की बात करनी है। Ni का मतलब है निकिल। निकिल का परमाणु क्रमांक क्या होता है पता है? निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। ठीक है, तो आप क्या करो 28 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये आ जाएगा आपका निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा। अब आपसे कहा गया Ni2 प्लस का। Ni2 प्लस जब किसी के ऊपर प्लस लगाओ, किसी भी तत्व के ऊपर जैसे 2 प्लस 3 प्लस लगाओ, तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। अगर 2 प्लस लगा तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जैसे Ni2 प्लस करने के लिए आपको क्या करना होगा? निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? बाहरी कक्षा से निकलेंगे। ठीक है, Ni2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने। अगर 1 प्लस लगा होता तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होता, और 2 प्लस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। कहाँ से निकालने? बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा कौन सी होगी? ये चौथी कक्षा। पहले पहली कक्षा आएगी, फिर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी। तो 4 वाले से आपको बाहर निकाल देना है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो दोनों निकाल दो। कितना बच जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8। ध्यान से देखो क्या किया? Ni2 प्लस लगा। 2 प्लस का मतलब है आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकाल लिए, तो 4s2 था, अब क्या बचा? 4s0। आप देखो इतना आपका आ गया Ni2 प्लस का विन्यास। पहले Ni का निकाल लो, 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इससे निकाल दो। ठीक है, आप क्या करो इस पर जो 3D है इसका आप क्या कर लो? विन्यास कर लो इस टाइप से। डी पे कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 बना लो। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 भरने। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? अकेला इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अयुग्मित हैं, और जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय आयन होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर Ni2 प्लस वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने तो ये आपको पता था Ni2 प्लस है, तो हमने तो करके दिखा दिया। आपको इन चारों पे चेक करना है, और अगर थोड़ा बहुत अभी कम समझ में आए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, स्टडी का अड्डा। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मस्त तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, एकदम ट्रिक से हमने सिखाया हुआ है, आपको जाके देख सकते हो। क्योंकि इससे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक नया क्वेश्चन फंसेगा जरूर पेपर पे। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लेना, जिससे आपको अनुचुंबकीय आयन भी निकाल लोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री 1 शॉट की। उस पर आपको चैप्टर 1 का 1 शॉट वीडियो, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।